नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गजब की भविष्यवाणी करते हैं राजीव नारायण जी। संडे को बहुत सारे लोग उनका इंतजार करते हैं कि क्या बोले वो। इस संडे को भी आप जबरदस्त बातें सुनेंगे मोदी जी के खेल की, और सुनेंगे कि आखिर डिप्रेशन में क्यों आ रहे लोग फौज का मोदी जी कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जैन जी के गुस्से का कारण क्या है। लेके चलता हूँ सीधा राजीव जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM को गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। सुनते हैं क्या कह रहे हैं राजीव जी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। पहले तो मैं आपसे ये अनुमति चाहूंगा कि मेरी मेरी जिंदगी भी बिल्कुल बैंड बज गई है। लोग आपका नंबर ढूंढ नहीं पाते। कम से कम हर हफ्ते में 200 से ज्यादा कॉल मेरे पास आती है कि राजीव जी का नंबर दे दो, राजीव जी का नंबर दे दो। तो मेरे एक सुझाव है, सब दर्शक भी सुन रहे होंगे इस बात को, कि आप अपनी मेल आईडी बता दीजिएगा बाद में। हम मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, तो वो लोग आपको मेल कर दे। कम से कम मेरी मुसीबत छोड़े। तो दर्शकों, आज शुरुआत करने से बता दे रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेल आईडी होगी राजीव जी को, आप सीधे संपर्क कर लीजिएगा राजीव जी। पूरी दुनिया भर ठीक से है। आपकी पूरी दुनिया से आपके लिए संदेश आते हैं। दूसरी बात राजीव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछली बार आपने भविष्यवाणी करी कि जब मंगल, मैं आपके संग रह रहा कि मैं भी थोड़ा थोड़ा ज्योतिषी हो गया हूँ, पंडित हो गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा था मंगल जब दशा बदलता है या मंगल की स्थिति चेंज होती है तो वातावरण में थोड़ा उग्रता आती है, युद्ध हाँ जैसे हाँ। हालात होते हैं। मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि फौजी अफसरों को अचानक चेतना जागृत कर दी गई है या आ गई है। देश की सेना के लिए तो मैं कोई नहीं कहना चाहता, उनके लिए दिल से सलाम। अभी 2 दिन पहले मेरे पास सेना के 3 बड़े अफसर आए। एक लड़की थी, और एक उनके होने वाले पति थे, और एक मेजर। तीनों सेना के बड़े अफसर थे और बहुत सारी बातें सेना की तो मैंने उनसे कहा कि कोई भी अफसर, सेना का सैनिक हो, अफसर हो, कोई मिलिट्री के हम यूनिफॉर्म देखते हैं तो ईमानदारी से सही बताऊं अब राजीव जी, मैं किसी की भावना आहत नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने भगवा वस्त्र पहने हुए इतने पतित, इतने पापी लोग देखे हैं कि जिस भगवा को देखकर मेरा दिल सम्मान से झुक जाता था, पैर छूने का मन करता था। अब डरने लगा हूं कि पता नहीं भगवा के पीछे एक संत हैं, आंखें नहीं है। ईश्वर माफ करे, मैं किसी की शारीरिक बनावट पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनके विचार इतने गंदे, इतने बीभत्स, इतने घिनौने हैं। मुझे लगता है इस आदमी के लोग पैर कैसे छू सकते हैं। यह आदमी के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। किसी की जीभ काटने की बात करता है, किसी की हत्या करने की बात करता है, किसी धर्म विशेष को अपमानित करने की बात करता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवा कैसे पहन सकता है। तो मैंने उन हाँ। अफसरों से कहा कि अब मेरा दिल भगवे से ज्यादा सम्मान इस सेना की वर्दी को देख के करता है। जब ये सेना की कोई बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी संत से ज्यादा धार्मिक है ये लोग, क्योंकि इनका धर्म देश की रक्षा करना है, और ये लोग हैं तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2-3 दिन से बड़ा सेना के अफसरों के बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर बयान आ रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब पाकिस्तान को लेकर देश की जो हमारी सरकार ने जो जो झूठ बोला था, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस देश का कोई भी आदमी पाकिस्तान के संपर्क में नहीं है। संपर्क मतलब उसके प्रति भावना भी नहीं है। कोई हमारे बिल्कुल। देश के प्रति आंख उठा के देखे तो हम चाहेंगे वो देश तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन आप झूठ तो मत बोलो। आपको यही नहीं पता कि आप जिस देश पर आक्रमण करने जा रहे हो उसकी ताकत क्या है, इंटेलिजेंस क्या होती है। डोभाल साहब का काम क्या पिक्चर बनाना होता है अपने ऊपर? उनका काम ये होना होता है कि अगर मान लो युद्ध की स्थिति बनी तो हमारे दुश्मन देश के साथ कौन कौन सा देश आ सकता है, उसकी कितनी क्षमता है। आपकी एक खराब नीति से पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आ गई। और कौन बचा? रूस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, टर्की हो गया, सब तो उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका तो बिछा जा रहा है पाकिस्तान के लिए, तो आपकी नीति कहां चलेगी? मेरा बड़ा सवाल यह है कि आपने मुझसे कहा था कि मंगल चेंज हो रहा है, और मंगल की स्थिति जब चेंज होती है या कोई परिवर्तन होता है तो उग्रता आती है, युद्ध जैसे हालात बनते हैं। तो मैं बहुत डरते डरते आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जो फौजी अफसरों के पाकिस्तान को लेकर बयान आ रहे हैं, क्या राहत इंदौरी का एक शेर है, और शेर इस तरह है, सीमाओं पर बहुत तनाव है क्या, मालूम करो चुनाव है क्या। तो चुनाव तो नहीं है, लेकिन इस तरह के हालात बन रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि उनका संतुलन गड़बड़ा रहा है, उनका विरोध बहुत हो रहा है। बिहार में जो वोट चोरी का खेल शुरू हो गया है, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, आपने भविष्यवाणी की थी कि जन आंदोलन खड़े होंगे, वही हो रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में सीमाओं पर तनाव है क्या, मालूम करो चुनाव है क्या। चुनाव ना हो लेकिन गद्दी पे संकट आता है तो बड़े बड़े शासक सीमाओं पे कुछ खेर फेर करा देते हैं। हमारे सामने उदाहरण है कि पुलवामा में क्या हुआ, आज तक किसी को पता नहीं। आपके ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं कि कोई युद्ध उद्ध तो नहीं है ना, हमारा देश शांति से रहेगा, हम गांधी के लोग हैं, हम हिंसा नहीं चाहते। लेकिन आपके सितारे क्या कह रहे हैं, दर्शकों को आज पहले ये बताइए।
बहुत अच्छी बात। तो आपने बिल्कुल सच कहा कि ये पिछला प्रोग्राम दर्शकों, फिर मैं वापस इंडिया की चार्ट में आता हूं, और ये वाली हॉरस दशा है, दशा जो मंगल की 6 सितंबर से शुरू हुई है। तो आपको जानकारी के लिए संजय जी फिर से रिपीट करता था, मंगल जो है, आपने ठीक कहा, आर्म फोर्सेस का, सेना का, और वार का, और हिंसा का, वायलेंट का, अटैक का, इन सब का कारक है। और छठवां घर होता है हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट का, और तीसरा घर भी बॉर्डर डिस्प्यूट का होता है। तो मंगल की जो चंद्र कुंडली है हमारी भारत की, जो अभी मैंने दिखाई है, इसमें चंद्र कुंडली से मंगल 12वें घर में, 12वां घर है मतलब विदेश, और उसकी फोर्थ एस्पेक्ट तीसरे घर पे जाती है चंद्र कुंडली से। दर्शकों याद रखोगा कि जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो लग्न और चंद्र दोनों से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारी मनोदशा को, हमारी स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह कंट्री की भी होती है मनोदशा, वो ग्रह के गोचर से बनती है। तो ऐसे में उत्तेजना आना स्वाभाविक है। तो आपने सडनली देखा कि जो आप अभी बात कह रहे थे, 6 सितंबर के बाद एकदम से देश में माहौल कुछ अजीब सा उत्तेजना वाला नहीं हो गया है। आप देखिए कि हम हैरान हैं। मैंने भी अखबार में पढ़ा था कि इन फौजी अफसरों को क्या जरूरत है इस समय इन सब बयानबाजी करने के लिए। वो सम्माननीय है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जितना सेक्रीफाइस करते हैं, इतना कोई किसी प्रोफेशन में हमारे देश में नहीं है जो फौजियों का सेक्रीफाइस। मैं बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स को जानता हूं, उन्होंने मुझे ये कहा था कि आचार्य जी, सेना हमारी, अगर पूरी दुनिया में कोई सेक्युलर, परफेक्ट सेक्युलर अगर कोई फोर्स है तो वो भारतीय सेना है। लेकिन कुछ हमारे इस समय के जो पॉलिटिशियंस हैं, भगवान जाने क्या लालच दे देते हैं कि कुछ अफसरों को इस तरह की बातें कहकर के आने जिसकी जरूरत नहीं है। मुझे कोट याद आता है संजय जी, उन सेना अफसर का, नरवाने थे, पता नहीं कौन, जो महाराष्ट्र के थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। वो इतना संतुलित और एजुकेटेड, वो टीवी चैनल में डिबेट वगैरह में भी आते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि वार जो है हमारे माइंड में होता है, और दुनिया का कोई भी दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वॉर से रिजोल्व नहीं हो सकता। एक फौज का अफसर कह रहा था, आर्मी जनरल, हमारे ये जनरल कुछ कह रहे हैं। मतलब कितना गलत बयान उनका आया इस समय के माहौल में, जहां पर चीजों को डिफ्यूज करना चाहिए, शांत करना चाहिए। वहां पर हमारे आर्मी जनरल जो अभी वर्तमान है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर नक्शे पे रहना चाहता दुनिया के, तो जो है कहना उसको संयम बरतना चाहिए। तो ये धमकी क्या जरूरत है ऐसे केसेस में, जबकि हम सब देख रहे हैं दर्शकों, आप लोगों ने भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या, किसको क्या मिला, ये बार बार चर्चा करने का विषय नहीं है। लेकिन हमारी डिप्लोमेसी तो पूरी तरह बैंड बज गया। और जो पाकिस्तान को सक्सेस मिली है कि अभी पिछली मीटिंग में भी उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, आई लव जनरल मुनीर। वो जनरल मुनीर को आई लव कह रहा है। और इसके अलावा एक चीज और मैं आपको चौंकाने वाली बात बता देता हूं कि जो इसमें क्या नाम है, पाकिस्तान के अभी 2 दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर का, एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है, भगवान जाना उनका चेहरा ही इतना ऑरा लेस है कि लगता ही नहीं है कोई विदेश मंत्री है किसी देश का। तो पाकिस्तान, दर्शकों ये टाइम्स ऑफ इंडिया है आपका 4 अक्टूबर का, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा, इफ अदर कंट्रीज ज्वाइन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट इट विल बिकम नाटो लाइक अलायंस। और वो फॉरेन मिनिस्टर ये भी कहते हैं, बाय गॉड्स विल पाकिस्तान विल लीड 57 इस्लामिक नेशंस। मतलब एक तरफ वो 57 मुस्लिम देशों का सिरमौर और मतलब चीफ बनने जा रहा है पाकिस्तान। और हमारे यहाँ और उनके डिप्लोमेट्स को बार बार आर्मी, मतलब उनके आर्मी चीफ को और प्राइम मिनिस्टर को बार बार अमेरिकन प्रशासन समर्थन दे रहा है और उनको सम्मान दे रहा है, और चाइना भी दे रहा है। तो हमारे फौजी अफसरों को ये सब इस समय नहीं करना चाहिए। उनका काम है देश की सुरक्षा का। अगर हमारी देखिए प्रश्न चिन्ह तो राजनाथ जी की मिनिस्ट्री पर भी लग जाता है, होम मिनिस्ट्री भी लग जाता है कि कैसे बाहर से आतंकवादी आके हमारे पहलगाम में हमारे निर्दोष टूरिस्टों को मार गए, जिसकी कोई, संजय जी, उसकी कोई जांच कमेटी भी नहीं बैठी, कोई बताया भी नहीं लगाया गया, और उसके लिए किस दंड भी कुछ नहीं मिला। ये सब बेकार की बातें हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम को जबरदस्ती इनकैश किया जा रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि वो हम सब बीजेपी की कुंडली को जो चर्चा करते हैं तो बार बार प्रोपेगेंडा, तो ये प्रोपेगेंडा बीजेपी की कुंडली में तीसरा घर देखिएगा जो कम्युनिकेशन का होता है, वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा का था, उनका हथकंडा यही है। और जो आप चुनाव की बात कर रहे थे ना, किसी शायर की जब बात कर रहे थे संजय जी, ये चलेगा अभी,
ये चीजें और बढ़ाई जाएंगी क्योंकि बिहार का चुनाव अभी अगले हफ्ते अनाउंस होने वाला है। और इनके पास आपने देखा वो 10,000 रुपए की जो किस्त दी थी महिलाओं को, वो फ्लॉप हो गई। जीएसटी का जो रिलैक्सेशन दिया गया था जनता को, वो बैकफायर कर गया, मतलब वो भी इसका कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि भाई आप लोग इसी जीएसटी को लागू करने वाले आप थे। 8 साल से आपने लाखों करोड़ हमारा जनता का पैसा चूस लिया और लास्ट में आप झुंझुना पकड़ा रहे हो, कह रहे हो साहब आपकी हैप्पी दिवाली हो गई है। तो लोग ये जिस सब जान रहे हैं, वो समझ चुके हैं, तो वो भी बैकफायर कर गया। तो अब इनके पास एकमात्र है, या तो हिंदू मुसलमान करना, जो आप आई लव मोहम्मद में जबरदस्ती आप अटैक करवा रहे हैं और मतलब पुलिस भी लाठियां बजा रही है, सब कुछ हो रहा है, जबकि उसमें कोई वायलेंस वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हर एक को अपने धर्म गुरु और जो धर्म के संस्थापक है उनको याद करने का, किसी भी रूप में हम याद करें, क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें राइट टू फेथ भी है, हमारा राइट टू रिलीजन है। भाई हमारा जो पर्सनल फेथ है, हमें उसमें रेस्पेक्ट, हमको उसको करने का अधिकार है। तो संजय जी, बिहार के चुनाव तक ये चलेगा। तो धर्म मतलब इनके पास अल्टीमेटली वही हथकंडा है कि कोई कम्युनल राइट्स कराना या फौज के जरिए वो ऑपरेशन सिंदूर को वाले मुद्दे को और हाईलाइट करना। मतलब कैसी कैसी वो एयर चीफ हमारे कह रहे हैं कि 14-15 विमान गिरा दिए। अरे भाई पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान ने तो 4 आपके राफेल के नंबर, उनके टेल नंबर जो होते हैं, टेल नंबर भी रिलीज कर दिए थे कि बताओ वो आपके 4 राफेल गिरे नहीं गिरे। तो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। हमें उन सेनाध्यक्ष का जरूर या नरवाने जी का याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था 2 देशों के बीच में हमेशा रिलेशन डिप्लोमेटिक प्रोसेस से ही रिजॉल्व होने चाहिए। आप डिप्लोमेटिक प्रोसेस से क्यों नहीं रिजॉल्व करते? झगड़े से कभी, हिंसा से कभी कोई चीज हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि आप बार बार अक्सर प्रोग्राम में कहते हो ना कि ये गांधी का देश है, और गांधी ने किस तरह से विदेशियों को भगाया था? नॉन वायलेंस से। क्योंकि हमारे धर्म के 10 लक्षण में से एक लक्षण अहिंसा का भी है। आप हिंसा की बात करेंगे तो अधर्म हो जाएगा, अच्छा फौज हो या कोई, हमको अपनी सीमाओं का सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो संजय जी, इसलिए कह रहा हूं, ये बात क्यों उठ रही है कि भारत तीसरे घर से हमारे आर्म फोर्सेस आते हैं, जो भारत की कुंडली में 5 गिरे हैं, और इस समय मंगल 6वें घर में गोचर कर रहा है तुला राशि में। दर्शकों, तुला राशि में मंगल है, तुला और 6वां घर होता है बॉर्डर डिस्प्यूट का। तो डिस्प्यूट नजर आ रहा, 45 डेज का गोचर होता है। 14 तारीख को मंगल आया था संजय जी। तो आंदोलन भी 14 तारीख के बाद हुआ, जो लेह में हुआ था। उसमें वहां के आपने एक्टिविस्ट को, एक वो सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया है, वो भी इनको बैकफायर करेगा, क्योंकि दुनिया भर की मीडिया। एक सेकंड, मैं अगला सवाल इसी से जोड़ना चाहता हूं कि देश में अचानक ज़ेन जी हैं, जो नौजवान हैं, उनके अंदर गुस्सा उबलने लगा है। और मेरे को तो न्यूटन का नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप जब बेरोजगारी की फौज खड़ी कर दोगे, सेना के लिए कहते हो कि भाई अग्निवीर है, इनकी कोई परमानेंट नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरी तरफ मंत्रियों के भ्रष्टाचार के किस्से बिल्कुल खुलते जा रहे हैं। गडकरी के बेटे हजारों करोड़ के मालिक हो गए। आज मैंने रेल मंत्री की स्टोरी करी है कि रेल मंत्री की एक पत्नी की एक कंपनी में कैसी सहभागिता और कैसे करोड़ों के ठेके। तो जब आपके मिनिस्टर्स के ऐसे घोटाले लगातार एक के बाद एक खुलते रहेंगे, बेईमानी के राज खुलते रहेंगे, और नौजवानों के हाथ में बाबा जी का ठुल्लू आएगा, तो नौजवान सड़क पे आएंगे। ये बात अलग है कि हमारे देश का नौजवान बहुत पढ़ा लिखा है, हिंसक नहीं होगा, लेकिन जेपी की तरह, अन्ना आंदोलन की तरह सड़क पे तो आ सकता है। भारत माता की जय कहेगा, हाथ में तिरंगा झंडा लेगा, वंदे मातरम कहेगा, नारे लगाएगा, एक माहौल तो बनेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत की, जो आप अक्सर भारत की जन्मपत्री दिखाते हैं, ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं, क्या भारत की जन्मपत्री में भी कुछ ऐसा है जिससे आप कह सकें कि भारत में भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है? और जैन जी का गुस्सा, सरकार डर गई है। मोहन भागवत की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई थी 15 अगस्त के भाषण पर, स्वच्छमा की जगह विजयदशमी के भाषण पर। विजयदशमी के भाषण पे ऐसा ज्ञान दे रहे थे, वो किसके लिए ज्ञान दे रहे थे भाई? अपने मोदी और योगी पे तो लागू नहीं होता। डर के मारे मोदी जी ने सिक्का जारी कर दिया, क्योंकि ये नौजवानों का गुस्सा है ना। देख रहे हैं कि दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी हुकूमत पलट गई है। नौजवान अगर गुस्से में आ गए, सड़क पे आ गए, तो आप संभाल नहीं पाएंगे। और आप हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो बिहार में जाके फिर अभी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, इतनी करोड़ों की नौकरी मिल रही है, कहाँ है? जब चुनाव आता है तो आपको याद आती है केवल वंश से गोदी मीडिया दिखाता रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, नौकरियां हैं कहाँ? बेरोजगारी का स्तर बढ़ क्यों रहा है? तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो अचानक देश में जैन जी गुस्से में आ रहा, और इसका अंत क्या होगा, परिणाम क्या होगा? जैन जी कैसे संभले, गुस्से को अपने कैसे शांत रखे? देखो संजय जी, हमने अपने प्रोग्राम में, पिछले 2 प्रोग्राम में लगातार एक रिसर्च दर्शकों को शेयर की थी
एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के भारत में, आजाद भारत में इंडिपेंडेंस के बाद जो मेजर आंदोलन हुए हैं जहां पर युवाओं का रोल आया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, दर्शकों के पास है वो राइटअप भी आपके पास है, क्योंकि मैं दर्शकों का वैल्यूएबल टाइम नहीं उसमें कंज्यूम करना चाहता, लेकिन ये बात सच है। तो मैं जब हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहे थे, तो दर्शकों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आपके हमारे सबके व्यक्तिगत जीवन में जब भी कोई महादशा बदलती है और उस समय अपनी उस ट्रांजिट को, जब वो महादशा आपकी बदल रही है और उस समय जो ब्रह्मांड में गोचर में जो ग्रह हैं उनको फिक्स कर दो अपनी जन्म कुंडली में। तो आप ये देखो कि कुंडली का कौन सा भाव जागृत हो रहा है, कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो वहां से संबंधित घटनाएं घटेंगी। आपके प्रश्न का जवाब आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो संजय जी, भारत की कुंडली अभी मैंने दिखाई थी, आप इंडिया की कुंडली और ये मंगल का गोचर जरा साथ साथ अपने ऑफिस में बोलिएगा, लगा देंगे। ये भारत की कुंडली और मंगल का गोचर जब 6 सितंबर को शुरू हुआ था, तो ये साथ साथ देखिए। तो संजय जी, इसमें ये जो हाउस निकल के आया, ये पहला घर कहते हैं लग्न, ये कन्या राशि आई है, ये भारत की कुंडली में बच्चों का और युवाओं का घर है। आपका प्रश्न का जवाब आ रहा है कि जब मंगल की महादशा शुरू हुई, उस समय ब्रह्मांड में जो लग्न था, ब्रह्मांड में, वो भारत की कुंडली में जब मैं उसको फिक्स करता हूं, तो भारत की कुंडली में संतान भाव बना। संतान, तो देश के लिए संतान क्या हो गई? आपके युवा बच्चे। और 5वें घर से हमारी एजुकेशन भी आती है, तो स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो इसीलिए ये 7 वर्ष में, नॉट ओनली 1 दिन 2 दिन की बात नहीं कह रहा हूं मैं, 7 ईयर्स में जो भी बात युवाओं की करेगा, वो इसमें देश में सत्ता पर राज करेगा। याद रख लीजिएगा, वो सत्ता उखाड़ के फेंक दी जाएगी, कितनी ही मजबूत हो, कितना ही मजबूत उसकी आइडियोलॉजी हो, चाहे संघ हो या कोई भी हो, दुनिया की कोई ताकत जो है उस युवाओं की एनर्जी को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ये बदलाव का संकेत है। और वो उसका बदलाव का संकेत मैं आपको रामायण के उदाहरण से भी देना चाहूंगा, कि जहां स्वयं राम ने क्या महत्व बताया इस काल को, इस ग्रह गणना को, ज्योतिष को। तो सबसे पहले संजय जी आपको बता देता, अक्सर जेन जी की बात हो रही है, तो मैं छोटा सा एक राइटअप तैयार किया था। ये शेयर है कि भाई हमारे जो पिछले 100 साल में 4 तरह की जनरेशंस को डिवाइड किया गया। आपको जेन जी में डिफरेंस क्या आया? तो द जनरेशनल कैटेगरीज आर टिपिकली डिफाइंड बेस्ड ऑन बर्थ ईयर्स। दे आर डिफाइंड एज, एक साइलेंट जनरेशन हुई थी संजय जी 1928 से 1945। 1928 से 1945 के बीच में जो पैदा हुए थे, वो साइलेंट जनरेशन थी। और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? दिस जनरेशन लिव्ड थ्रू ग्रेट डिप्रेशन एंड वर्ल्ड वॉर 2। दे आर कंसिडर्ड हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड एंड ट्रेडिशनल। उसमें से कुछ बुजुर्ग अभी जिंदा होंगे, हमारे मोदी जी इसके बाद के हैं। नंबर 2 आए बेबी बूमर्स 1946 से 1964, नेम्ड आफ्टर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर बेबी बूम। They grew up in a time of economic prosperity and were active in social change. नंबर 3 कैटेगरी आती है जनरेशन की, मिलेनियल्स और जनरेशन एक्स, born between 1981 to 1996, grew up with digital technology, emphasized social awareness and personal growth. और जनरेशन जी, जेन जी, born after 97 to 2012, डिजिटल नेटिव्स हैं ये, कंफर्टेबल विद सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, अवेयर ऑफ सोशल जस्टिस। संजय जी, ये दिस इज द जनरेशन। मैं आपके बताता हूं तो उनके माँ बाप भी हैरान होंगे। मेरे पास तो बहुत सारे कंसल्टेशन आते हैं, बच्चों के आते हैं, और मैं आपको बताता हूं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, शेयर करता हूं। एक बच्चा संजय जी मेरे पास आया था, अपने माँ बाप को लेकर 3 IIT के अटेम्प्ट दे चुका था वो, और उसके बाद उसका फिर भी नहीं सिलेक्शन हुआ। तो जब वो मेरे पास आया अपने पिताजी के, और उस बच्चे ने मेरा नंबर कैसे खोजा, आपको जो संजय जी दर्शकों को जानकर के हंसी होगी, मैं क्या अपना पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ मैसेज है इसलिए बता रहा हूं। क्योंकि मेरा कहीं भी नंबर कोई किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो जब वो बच्चा, और जाटों का बच्चा था, जाट था वो, हरियाणा से अपने पापा के साथ आया था मेरे घर में, तो उसने ये कहा, आचार्य जी मैंने AI से पूछा कि आचार्य राजीव का कोई न्यूमेरिकल संख्या वाला कोई कोट है कहीं, कि पोस्ट है कहीं, मतलब नंबर वो ढूंढना चाह रहा है। तो उसमें से कहीं वो, उसने AI ने फटाफट इधर उधर से ढूंढ ढांड करके किसी पोस्ट में कहीं प्रीवियस फेसबुक वगैरह पे कहीं मैंने नंबर दे रखा होगा किसी को, वो नंबर ढूंढ के दे दिया। उस तरह से उस फैमिली ने मुझे अप्रोच किया। अब आपने बड़ा बढ़िया काम किया। अब जितने दर्शक है ना, वो सब AI से आपका नंबर तलाशेंगे,
और अब मेरी मुसीबत नहीं कहेंगे, एआई से नंबर तलाश करके सब अब तक पहुंच जाएंगे। ये काम बढ़िया है। जी जी जी। तो उसके बाद उस बच्चे को आया, तो जब मैंने बच्चे की हॉरोस्कोप देखी तो मैंने, बेटा तुम्हारी जिंदगी में तो इन्वेस्टमेंट बैंकर लिखा है, तुम तो एमबीए करोगे, इंजीनियरिंग तो नाम मात्र की है, तो काय को आपने 2 साल बर्बाद कर दिए आईआईटी की तैयारी में, और तीसरा अटेम्प्ट भी आपका बेकार गया, चौथे के लिए मत तैयार करो। तो मैं आपको बता रहा हूं, जेनजी चूंकि चेंज चाहती है और जल्दी, उनको अगर लॉजिक और रीजनिंग से समझाएंगे समझ जाती है। तो ये और उस बच्चे को मैंने बताया, तो उस बच्चे का एक एडमिशन हो चुका था थापर इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मैंने तुरंत पेरेंट्स से कहा, देखो नाम मात्र की इंजीनियरिंग करेगा ये, इसको इंजीनियरिंग करा दो, आईआईटी का टैग छोड़ दो, ये बच्चा फिर बाहर अमेरिका या कहीं किसी देश में जाकर के एमबीए करेगा फाइनेंस में, और उसके बाद इसको जो है इसकी जीवन बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये जो बच्चे हैं टेक्नोलॉजी और अवेयर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, इन बच्चों के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी यह है कि जो भी समाज में विषमताएं, जो भी समाज में डिफरेंसेस, जो भी समाज में जो गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाए, दे आर वेरी मच अवेयर। वो हाल सोशल मीडिया से इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर वो कमेंट भी करना चाहते हैं। सो वेरी वेरी गुड जनरेशन, क्योंकि ये स्मार्टफोन की जनरेशन है। Generation G's unhappiness and dissatisfaction stem from a confluence of economic insecurity, climate fears, political distress, and social injustice compounded by government's perceived failure to act. तो ये गवर्नमेंट की जो फेलियर्स हैं, जो उनके इश्यूज हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट देना, महंगाई कम करना, और जो जात पात का भेदभाव पैदा करना, ये आजकल जनरेशन, इस जनरेशन को पसंद नहीं है। जनरेशन किसी भी कास्ट एंड क्रीड में और डिफरेंसेस में नहीं बिलीव करती है सोसाइटी के। ये बेसिकली ये दे आर वेरी गुड, ये कि हम ह्यूमन हैं और हमको ह्यूमन बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए। देयर सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज आर मोर देन एनी अदर जनरेशंस ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिली अपब्रिंगिंग, hostile relation between their parents, working parents, frequent breakouts in the relationship between boys and girls, distrust in marriages. Their mainly issues are anxiety, loneliness, identity struggles, burnout, eco-anxiety, hatred in the society. They are very much concerned about the hatred in the society. उनको अच्छा नहीं लगता है। Spread by, especially they are very very aware ऑफ सोशल मीडिया, गोदी मीडिया का जो रोल है उसके लिए बहुत वो नाराज हैं। सबसे बड़ा उनका दुश्मन वो मानते हैं इस सिस्टम के फेलियर का, वो गोदी मीडिया है। स्प्रेड बाय मीडिया, पॉलिटिकल लीडर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट। सबसे बड़ी बात, ये लास्ट टाइम हमारे आपके चैनल में नहीं दिखाया था, ये जरूर उन लोगों को दिखाइएगा कि इस जनरेशन की साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज क्या है। इमोशनल क्वालिटीज इनकी, एम्पैथेटिक है ये लोग, सोशली अवेयर है, ये जरूर दिखाई। लास्ट टाइम ये छूट गया था, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इस जनरेशन को कोई भी सरकार, कोई भी ऑफिसर और कोई भी उनके पेरेंट्स भी समझे, तो ये जनरेशन क्या है, एम्पैथेटिक है, सोशली अवेयर है। दिस जनरेशन इज ऑफन हाईली एम्पैथेटिक विद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल जस्टिस। दे प्रायोरिटाइज इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी, मतलब वो वसुदेव कुटुंबकम, एंड कॉजेज लाइक क्लाइमेट चेंज, रेशियल इक्वालिटी एंड मेंटल हेल्थ एडवोकेसी। ये अपने बच्चे कहने से चूकते नहीं है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, इसीलिए देखिए वो कहते हैं और शेयर करते हैं, लोगों से काउंसलिंग लेते हैं। दे लाइक मोर। राजीव जी मैं क्षमा चाहूंगा, एक चीज और मैं बड़ी महत्वपूर्ण पूछना चाहता हूँ। मेरे संपर्क में कुछ लोग आए, उम्र 30-35 साल के रहे होंगे और अलग अलग परेशानी से जूझ रहे थे। उसमें कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, कुछ अपने कैरियर की लाइफ को लेकर। लेकिन मैंने उनको सलाह दी कि आप एक काउंसलर से मिलिए, साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। तो हमारे देश में काउंसलर से मिलना, साइकियाट्रिस्ट से मतलब जैसे कि अरे हम कोई पागल हैं क्या, ये कहते हैं। जबकि विदेशों में बड़े से बड़े, मेरी आपकी एज के छोटे यंग बच्चे सब लोग काउंसलर से सलाह लेते हैं। ये जो देश में बना हुआ है कि मनोवैज्ञानिक रूप से अगर कोई काउंसलर के पास जा रहा है तो पागल है, क्या कोई ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके मन में तनाव पैदा करते हैं, आपका मस्तिष्क को शांत नहीं होने देते? कभी कभी कोई बात नहीं होती है, लेकिन इतना स्ट्रेस होता है लाइफ में, आपको पता है कि मेरी सीमा यहाँ तक है काम करने की, ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी स्ट्रेस का ये आलम होता है कि आपका दिमाग, ऐसा लगता है आपका दिमाग की नसें फट जाएंगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये सब चीजें जो होती हैं, इसका इलाज क्या है? क्या ज्योतिष में कोई इलाज है? क्योंकि मैं बहुत बड़ी लोगों को देख रहा हूँ।
जी बहुत, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अभी हम आधा प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन मैं जरूर इस पर जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन आज उसका हिंट जरूर दूंगा कि इसमें सबसे बड़ा कॉज यह है कि आपके पास क्या डिस्ट्रैक्शंस है। दर्शकों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मतलब किस चीज से माइंड आपका डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस क्या है जो आपके फोकस को बिगाड़ रहे हैं। देखिए योग का मतलब है कंसंट्रेशन, डीप कंसंट्रेशन। कोई भी काम करिए, अगर एक मोची संजय जी जूता सिल रहा है और उसके बराबर में एक मर्सिडीज जा रही है, उसको पता ही नहीं है, तो उसका योग हो चुका है अपने अपने काम में, तभी तो वो डीप कंसंट्रेशन से काम कर रहा है। कोई कारपेंटर कोई बढ़िया कार्विंग कर रहा है, कार्विंग का काम कर रहा है, वो भी उसका कंसंट्रेशन है। तो हम लोगों का कंसंट्रेशन इस समय पूरी तरह स्मार्ट फोन के पीरियड में हमारा कंसंट्रेशन तो खराब हो चुका है। सोशल मीडिया पे बम्बार्डमेंट है, प्लस जितना हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जितना, इसका कारण फेक न्यूज भी है। फेक न्यूज, फॉल्स नैरेटिव, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल सिस्टम, ये झूठ बोलने का जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको पाप और पुण्य का जो भेद बताया था, उसमें पाप को यही माना गया है कि जो आप असत्य का प्रचार करते हो, असत्य बोलना और असत्य को प्रमोट करना, जो मोदी जी और बीजेपी, इवन आरएसएस भी इसमें लिप्त है, उसके कारण आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो उसका साइंटिफिक रीजन बता दूंगा, लेकिन ज्योतिषी कारण तो जरूर होता, मन, चंद्रमा और बुद्धि का कारण, पांचवा घर। जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में 2-3 प्रोग्राम पहले कहा था ना, भाजपा की कुंडली में मंद बुद्धि का और अंधभक्त बनने का कारण क्या है? शनि की दृष्टि 5वें घर पर है। 5वां घर होता है बुद्धि का, हमारा इंटेलेक्ट का, विजडम का भी। तो 5वें घर पे शनि की दृष्टि, पंचमें मिथुन लोगन की कुंडली है बीजेपी की जो मैंने दिखाई थी, उसमें शुक्र है, तो 5वें घर के शुक्र पे भी शनि की दृष्टि है। तो शनि है मतलब स्लो डाउन करना, शनि शनि धीरे धीरे, तो उस एनर्जी को स्लो कर दिया। इसलिए बीजेपी की कुंडली में और बीजेपी में जो भी लोग ज्वाइन करते हैं वो अपना विजडम खो देते हैं। वो इसीलिए वो मोदी जी के ताली थाली बजाने लगते हैं, वो फूल बरसा तो फूल बरसाने लगते हैं। मोदी जी कहते हैं मेरे खून में, मेरे शरीर में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, तो वो भी लोग कहने लगते हैं कि हमारे सिंदूर दौड़ रहा है। तो जो मोदी जी कहेंगे वो हो जाता है। तो मैं पहले इस जनरेशन को बताते तो वो कारण आज जरूर बताता हूं आपको। तो एक तो ये एंजाइटी प्रोन होते हैं ये बच्चे कि ये सबसे बड़ी इस जनरेशन की क्या है कि इनको एंगेजमेंट चाहिए। अगर एंगेजमेंट, अगर ये बिजी नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। एनर्जी है ना, देखिए एक एनर्जी का अगर आप यूटिलाइज, एनर्जी का सबसे बड़ा फंडामेंटल सिद्धांत है थर्मोडायनेमिक्स में, इट हैज टू बी चैनलाइज। इस एनर्जी को चैनल चाहिए। आपके पास थॉट्स आ रहे हैं, आपका डिप्रेशन में जाने का कारण ये क्या है? आपके थॉट्स बन रहे हैं। थॉट्स कहां से बन रहे हैं? आपके सेंसेस से, इंद्रियों से। वो थॉट्स बने और वो चैनलाइज नहीं हुए तो फिर वो आपको परेशान कर देंगे, या तो गुस्सा आएगा या डिप्रेशन में चले जाओगे आप। थॉट्स को चैनलाइज होना चाहिए। तो इसीलिए जब आप काउंसलर के पास जाते हो तो अपनी बातों को कह लेते हो। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, सर्किल हमारा संजय जी इतना छोटा होता जा रहा है। आज आपके पास जेन्युइन फ्रेंड नहीं है, कोई आपको पता नहीं है कि आप अपनी किसी से बात करो, वो आपके सोशल मीडिया में पोस्ट बना करके आपको बदनाम कर देगा। तो लोग इस तरह से फायदा उठाने लगे हैं, तो लोग बड़े इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। सो दैट इज वाई दे नीड रेगुलर काउंसलिंग, और ये नीड ऑफ द आवर भी है। इस समय सबसे बड़ी जरूरत है कि आपके पास ऐसा कोई कंधा होना चाहिए जहां आप अपने आप को हल्का कर सको, अपने आप को इमोशनली चैनलाइज कर सको। तो इस बच्चों के अंदर क्या है? सबसे बड़ा, दे लाइक मोर एंगेजमेंट एंड एक्टिविज्म ऑनलाइन। एंजाइटी प्रोन होते हैं, ओपन अबाउट मेंटल हेल्थ बता देते हैं। साइकोलॉजिकल क्वालिटीज क्या है? रेजिलेंट और फ्रेजाइल भी हैं। Gen Z demonstrate resilience in navigating a fast changing world but can feel overwhelmed by information overload and societal pressure. They have adaptability but also feelings of burnout. Individualistic hai with community focus. They value personal authenticity and self-expression but are commonly oriented, often forming tight-knit digital or local groups. बहुत जल्दी ग्रुप बना लेते हैं अपने कुछ लोगों का। This duality reflects a balance between personal identity and collective action. Pragmatic है, optimism है, while hopeful about creating change, they approach challenges with realism, reshaped by witnessing economic downturns and political polarization. Intellectual qualities भी इनके अंदर क्या? Digitally native and informative savvy है. As the first generation to grow up with smartphones and social media, Gen Z excel at a processing vast amount of information quickly. They are critical consumers of content, often cross-referencing sources to combat misinformation. Entrepreneurial
creative. Gen Z is innovative with many pursuing side hustles or content creation. Gen Z engage in freelance work, short attention span but multitasker. Their constant exposure to digital stimuli results in shorter attention span, about 8 seconds, but they are adept at multitasking and quick decision making. These qualities stem from growing up in a hyper connected world with access to instant information, social media, and global issues. Economic challenges like student debt and housing cost, along with cultural shift towards inclusivity, shape their worldview. Their intellectual agility is tempered by emotional sensitivity to global crisis, making them both proactive and introspective. तो ये सब चीजें इनके अंदर हैं. इस यही कारण है कि इस जनरेशन को ये बहुत जल्दी चेंज को पसंद करती है, और अगर चेंज ना मिले तो ये जो है बहुत जल्दी अपने आप को डिप्रेसिव मूड में भी लेके जा सकते हैं. बिल्कुल ठीक है राजीव जी. मैं एक चीज और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल है मेरी तरफ से, कि प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से स्वदेशी का राग अपनाप रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि विदेशी गाड़ी पे चलते हो, विदेशी पेन रखते हो, विदेशी चश्मा पहनते हो, हर समय मन तो विदेश में लगा रहता है, और 11 साल बाद स्वदेशी याद आ रहा है उनको. आज बिहार में कल जाके कह रहे हैं कि बिहार में 20 साल पहले बहुत कबाड़ा था और नौकरियां नहीं थी. उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं ना IAS अफसर राजीव जी, उसमें से अधिकांश बिहार के हैं और उन सब की नौकरियों को 20-20 साल हो चुके हैं. यानी जो उत्तर प्रदेश चला रहे हैं IAS IPS, उनमें से कई बड़े अफसर 20 साल पहले बिहार से पढ़ाई करके IAS IPS हुए हैं. पहले आप देखोगे बिहार के सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से आते थे, और 20 साल से आपकी हुकूमत है. अब बता रहे हो कि बिहार में पढ़ाई की बड़ी बुरी व्यवस्था है, हम ठीक करेंगे. 20 साल से क्या कर रहे थे? तो ये जो स्वदेशी का राग आलाप रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा, महात्मा गांधी की आलोचना करेंगे, गोडसे की मानेंगे, गोडसे को भगवान मानने वालों को फॉलो करेंगे. एक नेता तो अलीगढ़ की मुझे दिखाई दे रही थी, वो महात्मा गांधी की तस्वीर पे गोली मार रही थी, बाद में खुद ही एक मर्डर के केस में गिरफ्तार हो गई शायद. तो ऐसे हिंसक लोगों को फॉलो करेंगे, बात स्वदेशी ही करेंगे. तो मैं जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का जो स्वदेशी का ड्रामा है, इनके और महात्मा गांधी के स्वदेशी के ड्रामे में अंतर क्यों आया? क्या कोई ऐसा गिरा है प्रधानमंत्री के आसपास, सरकार के आसपास, जो उनको ऐसे झूठ बोलने पे विवश कर देता है? कहानी क्या है इसकी? बहुत अच्छी बात, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ. एक चीज बताता हूँ संजय जी, आज मैंने बहुत थोड़ा सा मन से कुछ कंटेंट तैयार किया था. ये किया था कि जो आज गोदी मीडिया है, जिसका रोल हमारे जेन जी बहुत ज्यादा नेगेटिव मानता है, इस देश को बर्बाद करने में पॉलिटिकल लीडर्स के अलावा जेन जी के हिट लिस्ट में, जो है हिट लिस्ट में वर्ड यूज कर रहा हूं, वो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है. तो महात्मा गांधी ने भी 1947 में, जब आपको आजादी मिल चुकी थी, उस समय का जो प्रेस था, उस समय तो केवल प्रिंट मीडिया ही था, उस समय जो प्रेस का बिहेवियर था, जो संजय जी, ये आप लोगों के लिए भी जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात इंफॉर्मेशन है, उस समय जो महात्मा गांधी की पीड़ा थी वो एग्जैक्टली सिमिलर है आज के टाइम. तो महात्मा, ये राइटअप है, मैं शेयर करता हूं आप लोगों को, जरूर आप कीजिएगा. लाइक टुडेज पैथेटिक रोल ऑफ मीडिया, महात्मा गांधी वाज डीपली कंसर्न्ड अबाउट इट्स रोल ड्यूरिंग दैट टाइम. तो उन्होंने कुछ जगह पे कोट किए अपने, वो मैं जल्दी से बताता हूं. ही वाज क्वाइट डिस्टर्ब्ड अबाउट द रोल ऑफ द मीडिया, particularly its potential for spreading misinformation, जैसा आज का मीडिया कर रहा है, communal bias and sensationalization during a tumultuous period marked by India's independence, partition and communal violence. Unlike modern leaders, आज के लीडर्स की तरह नहीं थे महात्मा गांधी. उन्होंने, आपको पता है संजय जी, उन्होंने अपना पैरेलल मीडिया खड़ा कर लिया था. वो 2-3 अखबार निकालते थे. उनके जो फेमस अखबार थे, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन. उनको पता लगा कि ये जो गोदी सेठों का जो मीडिया है, ये एक तरफा न्यूज चला रहा है. इसलिए महात्मा गांधी ने ये अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली कि जनता को सच पहुंचे सामने, क्योंकि वो सत्य का पालन करने वाले थे, इसीलिए वो महात्मा कहलाए. उनके जीवन की फिलॉसफी थी सत्य और अहिंसा. ये आपके पता है कि पतंजलि के योग सूत्र में से आती है, और जैन धर्म की फिलॉसफी भी यही है. तो महात्मा गांधी ने जैनिज्म से भी काफी प्रभावित थे महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी, वाई अनलाइक मॉडर्न लीडर्स हु रिलाई ऑन मीडिया फॉर पब्लिसिटी, जैसे आजकल के लोगों
नेताओं को मीडिया की जरूरत है पब्लिसिटी के लिए, गांधी जी यूज हिज ओन पब्लिकेशन जो मैंने बताए, though he valued its power to educate and unite, but frequently criticized its misuse when it fueled division or distorted truth. In Harijan, अगले on one occasion he lamented that certain section of the press were adding fuel to the fire by publishing inflammatory reports. He urged journalists to exercise restraint and avoid sensationalizing communal clashes which could worsen violence. September 1947 में he said the press has a great responsibility. If it spreads falsehood or half truth, it poisons the mind of people. He criticized newspapers that publish unverified stories about communal clashes which deepened mistrust. Gandhiji believed the press should uphold truth, a core principle of his philosophy. He was troubled by media outlets that prioritize profit or political agenda over factual reporting. He said in Harijan, the function of the press is to educate, not to mislead. A journalist's pen should be guided by truth and non-violence, not by the desire to create sensation or serve narrow interest. In September 1947 in Calcutta, he said, it pains me to see newspapers spreading hatred by blaming the community or another. The press must unite, not divide the nation. He appealed to their conscience to report events impartially. In October 1947, he said, I am pained when my words are twisted by media to suit their own ends. If the press cannot report accurately, it should remain silent. मतलब जैसे आजकल के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, वो गांधी जी के वर्ड्स को भी उस समय कर देते थे ये लोग. नवंबर 1947 में he wrote, the press should be a beacon of light guiding people towards truth and unity instead of dwelling on violence. It should highlight stories of humanity and cooperation. Gandhiji was critical of the growing commercialization of the media when profit motives led to sensational headlines and distorted reporting. When media chase profits over truth, they betray the people. क्या कहते हैं गांधी जी का संदेश सुन लीजिएगा. When media chase profits over truth, they betray the people. The press is a public trust, not a business to exploit fears. तो ये सब चीजें गांधी जी ने उस समय चिंता जाहिर की थी. तो संजय जी, आपका एक प्रश्न था जो है कि भाई क्यों स्ट्रेस आता है, तो बहुत सारा अच्छा जवाब है कि जो हमारा जो हम समाज में असत्य देख रहे हैं, जिसको कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था पाप है. तो संजय जी, आपका जवाब आ रहा है, स्ट्रेस, हमारा माइंड स्ट्रेस में क्यों आता है. तो ये राइटअप बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको पता है कि मैंने आप लोगों के प्रोग्राम में बताया था, मैंने 2012 में वेलनेस का डिप्लोमा भी किया हुआ है. तो इसलिए हेल्थ के विषय पे मैं बोल सकता हूं. मैं क्वालिफाइड इंजीनियरिंग के अलावा 2 साल का मैंने ज्योतिष आचार्य का कोर्स किया, 2 साल का कर्मकांड के आचार्य का भी कोर्स किया, और 2 साल का वेद अध्ययन भी किया है मैंने. इसके अलावा 1 साल का मैंने डिप्लोमा किया वेलनेस में. तो इसलिए बता, तो ये संजय जी क्या है, बहुत अच्छा आर्टिकल है और सारे प्रश्नों का जवाब आपका मिल जाएगा. इग्नोरेंस, फॉल्सहुड, फेक नैरेटिव, प्रोपेगेंडा से होने वाले मनोरोग, मेंटल डिसऑर्डर. फेक न्यूज, फॉल्सहुड, प्रोपेगेंडा सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट अवर बिहेवियर, और बिहेवियर को क्या कहते हैं, कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस. इट इन्फ्लुएंसेस अवर ओपिनियन, belief and perception with these misleading campaign and information. Through repeated campaign, the data of the falsehood is stored in our subconscious mind. जैसे आजकल AI काम करता है ना, क्या एक तरह की चीजें देखने लगो तो वही चीजें आपके सामने आने लगती हैं. इसी तरह से जब आप 365 दिन 24 घंटे फेक न्यूज चलाओगे, जैसे अभी आप वांगचुक का नहीं आप देख रहे थे, उनकी वो वीडियो का एक पोर्शन कट करके ट्रुथ को हटा करके सोशल मीडिया, मतलब बीजेपी के IT सेल तो कर ही रहा है, लेकिन आपने उस एक गांधीवादी देशभक्त को आपने बताइए उसको देशद्रोही करार कर दिया कि उसने वीडियो को कट करके और फैक्ट्स को उसमें हटा दिया. तो ये क्या कहते हैं कि भाई रिपीटेड कैंपेन से हमारे जो ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में हमारा डेटा सेव हो जाता है, उसके साथ साथ हमारी ओपिनियन बन जाती, सोच बन जाती है सबकॉन्शियस माइंड, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दीज एंड मे मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन leading to unintended consequences and stress which may harm our nervous system. आपको पता है ये जो स्ट्रेस आता है ये आपका नर्वस सिस्टम को हार्म करता है और साथ में आपके प्राण की हेल्थ को बिगाड़ देता है, आपके प्राण के साइकिल को चेंज कर देगा.
प्राण छोटा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। तो स्वरूप ऑफ और माइंड की डेफिनेशन मैं जल्दी से बताता हूं। स्वरूप ऑफ माइंड इज थॉट ओनली, सेंसेशन, थॉट एंड volition are the three functions of the mind. Cognition, desire, volition are the three mental process. Volition क्या है? Power of choosing और determining. Mind has three stage. ये आप देखिए, स्ट्रेस को समझने के लिए जान लीजिए। Mind has three stage active. क्या है थ्री स्टेज? एक्टिव, पैसिव एंड न्यूट्रल. माइंड ऑलवेज वांट्स वैरायटी एंड न्यू सेंसेशन. इट इज डिस्गस्टेड विद मोनोटोनी. इसको मोनोटोनी पसंद नहीं है, इसको चेंज चाहिए. अब खराब मिले या अच्छा मिले उसका हमारा दुर्भाग्य है. लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी एंड लॉ ऑफ रिलेटिविटी आर दी थ्री प्रिंसिपल्स लॉज ऑफ द माइंड. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइंड. एग्जाम्पल क्या है? चेंज, एक्टिविटी, सेपरेशन, आइडिएशन, एक्शन, फिजिकल लाइफ, characterization मतलब धर्म, thinking, planning, feeling, knowing are the various activities that are going in the mind. अगर आपने चेंज नहीं दिया तो ये आपको डिस्टर्ब करने लगा, ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाता है. सो वॉल्यूशन ब्रिंग्स ऑल द मेंटल फैकल्टीज इनटू प्ले. ये जो हम आपके कहते हैं ना भाई, हम पावर ऑफ चूजिंग, हमें चूज करना चाहिए. देखो संजय जी, आपके स्ट्रेस का जवाब आ रहा है. हमको चूज करना चाहिए कि पावर हमारे पास भगवान ने एक दी है कि हम चूज कर सकें किस चीज से हमको स्ट्रेस आ रहा है. उसको छोड़ना ही आपके लिए पास सॉल्यूशन है. अगर आप उसमें उलझे रहेंगे, अगर आपको गोदी मीडिया देख करके स्ट्रेस आ रहा, बंद कर दीजिए देखना. आपको उन सड़े गले अखबारों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई ज्ञान नहीं बढ़ने वाला, कोई डिग्री नहीं मिलने वाली है. वो रद्दी है, रद्दी से भी गए गुजरे हैं. वो आपको भैंस चुराने के लिए बात करेंगे या वो और मोदी जी वाली सारी बातें आ जाएंगी. तो इसमें क्या है कि अब उसके लिए बेस्ट क्या होता है? बाय इंट्रोस्पेक्शन वी कैन नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन एट डिफरेंट टाइम्स इन द माइंड. तो सॉल्यूशन क्या दिया है इस स्ट्रेस को मैनेज करने का? कि हमको समय समय पर इंट्रोस्पेक्शन, जिसको हिंदी में चिंतन कहते हैं. तो जब आप चिंतन की आदत डाल लेते हो, इसको मेडिटेशन से चिंतन शुरू होता है. मतलब आप आइसोलेट हो जाइए, पहले तो सोर्स को बंद कर दीजिए. सीधी सी बात है संजय जी, एक लॉजिक है कि जब आपके घर में आग लगती है तो पहला काम आप क्या करते हो? भागते हो वहां से, उस जगह पर रहते तो नहीं है. तो आपको वो चीज छोड़ना ही पहला सोल्यूशन, पहला रेमेडी आपकी यही कि छोड़िए उस चीज को. मतलब मित्र अगर आपका स्ट्रेस दे रहा है, मित्र को छोड़ दीजिएगा. अब कोई हमेशा जली कटी बातें करता है, नेगेटिव बोलता रहता है, छोड़ दीजिए, थैंक यू वेरी मच. तो अब इसमें क्या है, ये अब ये बहुत अच्छी चीज है. ये मैंने बकायदा नोट्स को टेबल के फॉर्म में बनाया संजय जी. डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, ये देख लीजिएगा. दो तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं. एक अज्ञानता के कारण, जैसे नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस, उसको कलेश कहते हैं. वो हनुमान जी की लाइन में आता है ना, हरऊ कलेश विकार. तो 5 कलेश होते हैं: अज्ञानता, अहंकार, ईगो, अट्रैक्शन मतलब राग, रिपल्शन मतलब द्वेष, क्लिंजिंग टू लाइफ और फोबिया मतलब जो भय है मृत्यु का, जीवन मौत का डर. दूसरा है चित्त में जो आता है, चित्त कहते हैं, चित्त बनता है दर्शकों, मन, बुद्धि, अहंकार से चित्त बनता है. और चित्त को अंग्रेजी में सटल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है इसको. और सूक्ष्म शरीर में जो डिस्टर्बेंस आते हैं, यही हमारी सारी बीमारियों का कारण है. आपने देखा ना कि पहले मेडिकल साइंस इसको नहीं मानती थी. आज घड़ी घड़ी डॉक्टर आपसे कहता है भैया तनाव, स्ट्रेस कम करिएगा, एंजाइटी कम करिएगा. आज डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है स्ट्रेस कम करो. तो आज डॉक्टर्स ने भी मान लिया कि स्ट्रेस इज हार्मिंग यू. सो वो इसको कहते हैं चित्त, स्ट्रेस को अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं चित्त विक्षेप. इसकी संस्कृत हिंदी वर्ड है चित्त विक्षेप, मतलब चित्त में डिस्टर्बेंस आ जाना. तो ये 9 प्रकार के हैं संजय जी. व्याधि, वेरियस फिजिकल डिजीज, डलनेस, सुस्ती बढ़ जाना, संशय, डाउट पैदा होना, काम करें नहीं करें, होगा नहीं होगा, अरे तो ये क्यों हो रहा है, या अरे अब तो मोदी को कौन हटाएगा, ये डाउट्स आ रहे हैं आपके अंदर, ये मनोरोग हो रहा है, बढ़ रहा है. प्रोकास्टिनेशन, एन एक्ट ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग, लेजीनेस, आलस, वर्डली माइंडनेस, ये मोह, इल्यूजन, भ्रम और कंफ्यूजन, इनएबिलिटी टू फाइंड एनी स्टेट ऑफ योग, मतलब कंसंट्रेट करना आपको मुश्किल हो रहा है, तो ये भी मानसिक रोग है. इनएबिलिटी टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ योग, स्टेट ऑफ योग को भी मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है. तो उसमें दुख, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? दुख आता है, दुखी रहोगे. डिजेक्शन आता है, मन नहीं लगता है. ट्रेमर्स, शरीर कांपने लगता है. ब्रेथलेसनेस, सांस आपकी जल्दी चलने लगती है, पुअर हो जाती है, बिगड़ जाती है. तो ये सब चीजें आपके
कारण है, कॉज मैंने बता दिया। ये सब का सब कारण जो है आपका गोदी मीडिया है, जो लगातार असत्य आप देख रहे हैं, किसी भी फॉर्म में हो। आप जो संत साधु संत महात्मा वो भी असत्य बता रहे हैं कि भाई ये काम कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये ग्रह टल जाएंगे, वो टल जाएंगे, सत्य कुछ और है। तो मैं आपको जल्दी से आपका प्रश्न का जवाब देता हूं कि महात्मा गांधी के स्वदेशी कॉल में और मोदी जी के स्वदेशी कॉल में लंबा चौड़ा था, लेकिन आज संक्षिप्त करूंगा, फिर अगले प्रोग्राम में करूंगा। बेसिक डिफरेंस हमको दर्शकों ये जानना होगा, दोनों के दोनों गुजरात से आते हैं और दोनों के दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं, लगभग वैश्य कम्युनिटी के हैं। तो ये दर्शकों जानने के लिए आपको गांधी जी और मोदी जी को समझना पड़ेगा। तो ये मोदी जी गुजरात के वडनगर से संबंध रखते हैं, जबकि ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा। जबकि महात्मा गांधी पोरबंदर में जन्मे थे। महात्मा गांधी का प्रेरणा कहां से मिली? ही ड्रू स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज इंक्लूडिंग श्रीमद् भागवत गीता, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, टॉलस्टॉय राइटिंग. His spirituality was pluralistic, emphasizing universal truth and compassion, transcending religious boundaries. He saw leadership as a spiritual mission where personal and political actions were inseparable from moral and spiritual integrity. Ahimsa was the cornerstone of his spiritual philosophy, guiding his personal life and political action. He believed in resolving conflicts through non-violent रेसिस्टेंस, जिसको सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह का अंग्रेजी है नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, व्यूइंग इट एज ए यूनिवर्सल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. गांधी जी एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी एज ए स्पिरिचुअल आइडियल, लिविंग फ्रूगली एंड रिजेक्टिंग मटेरियल कंफर्ट्स टू अलाइन विद द पुअर. एक धोती में रहते थे सारे, उन्होंने सांसारिक सुख त्याग दिए, कोई पद का लोभ नहीं था, कोई पद उन्होंने आजादी के बाद में नहीं एक्सपेक्ट ही नहीं किया, ना मांगा. हिज स्पिरिचुअल वैल्यूज एम्फसाइज डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिज्म, जो कि पहला सिद्धांत है आदि शंकराचार्य के अनुसार आध्यात्म के जीवन में प्रगति करने के लिए पहला सिद्धांत ही आपका वैराग्य है. तो वो गांधी जी के अंदर था वैराग्य का कि जब आप वो कॉल कह रहे थे कि भाई अंग्रेजों के सामान को, ब्रिटिशर्स के सामान को उन्होंने बाइकआउट करने का कॉल दिया जब, तो उन्होंने अपने जीवन में भी स्वयं उसको धारण किया कि वो हाथ से बुना हुआ, चरखे से बना हुआ, हैंड वूवन क्लॉथ से बना हुआ, जिसको खादी कहते हैं, वो धोती पहनते थे, केवल एक धोती. और धोती पहनने का उनका एक मकसद ये था कि वो अपने देश के आखिरी गरीब से उसको जोड़ना चाहते थे कि तन ढकने के लिए केवल एक कपड़ा चाहिए, उस एक कपड़े को वो बस उन्होंने सिंबल बना लिया था. तो इसीलिए गांधी जी ने जब भी कोई कॉल दिया स्वदेशी का, तो उसमें सक्सेस मिलना स्वाभाविक था. क्यों? क्योंकि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे. मोदी जी आध्यात्मिक नहीं है, मैं मोदी जी के बारे में आगे बताता हूं. तो गांधी जी परस्यूड लॉ, और गांधी जी की एजुकेशन भी बहुत अच्छी थी. गांधी जी परस्यूड लॉ इन लंदन, बिकेम बैरिस्टर इन 1891. He studied law alongside Western philosophy. उन्होंने इसके अलावा वेस्टर्न फिलोसफी भी पढ़ी है, लिटरेचर पढ़ा, क्रिश्चियनिटी पढ़ा, which broadened his world view. गांधी जी ने धर्म के सभी दक्ष लक्षणों, एट्रीब्यूट्स जिसको कहते हैं, और क्या है वो? धैर्य, क्षमा, विद्या, सत्य, अहिंसा, क्रोध न करना, चोरी न करना, मन को वश में रखना, बाहरी और आंतरिक शुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण का पालन करने का प्रयास किया, उसको अपने जीवन में जिया है. उन्होंने महर्षि पतंजलि के अनुसार बताए गए योगी के व्यक्तित्व और चरित्र में सुधार के लिए यम कौन है? 2 यम नियम अष्टांग योग में कहा जाए तो यम है अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक संचय न करना, और नियम में है 5 शौच यानी शुद्धता बाहरी और आंतरिक, संतोष कंटेंटमेंट, स्वाध्याय सेल्फ रीडिंग, तप ऑस्टेरिटी और ईश्वर के आगे समर्पण का पूर्णतः पालन किया. इसीलिए वो महात्मा कहलाए. महात्मा का अर्थ होता है दर्शकों महान आत्मा. जिस आत्मा ने संसार के सुखों को त्याग दिया हो वो महान आत्मा कहलाती है. महात्मा कभी गेरुआ कपड़ा पहनने वाला नहीं होता. गेरुआ कपड़े पहनने वाला वही व्यक्ति होगा जो संसार से दूर हो चुका हो. लेकिन अगर संसार में घोड़ा गाड़ी बंगला इस यशो आराम को भोग रहा है, जैसे कि अभी वो वसंत कुंज के एक महाराज जी का सेक्स स्कैंडल एक्सपोज हुआ
ऐसे लोग महात्मा नहीं है, ये महात्मा हमारे संस्कृति को बदनाम करने वाले लोग हैं। अब इसके विपरीत मोदी जी क्या है? तो मोदी जी का ये कॉल जो है स्वदेशी कॉल एक फर्जीवाड़ा है, और जिसको कि मैं आगे बताता हूं। मोदी जी इसके विपरीत, मोदी जी की शिक्षा साधारण रही है, उनकी डिग्री भी कंट्रोवर्शियल है, आरएसएस में भी रहकर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया। मैं बहुत सारे आरएसएस के उनके साथ के लोगों को भी जानता हूं, उन्होंने कहा मोदी कभी भी आरएसएस के समय में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, उनके अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं था, उन्होंने ऐसा आरएसएस में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया, कोई भी उनका ऐसा काम नहीं था जो प्रशंसा किया जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया, ना उसके लिए उन्होंने कोई रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ उनको। गांधी जी के एकदम विपरीत वे लग्जरियस लाइफस्टाइल, मोदी जी कौन है? गांधी जी के एकदम 180 डिग्री अपोजिट, लग्जरियस लाइफस्टाइल और महंगे महंगे विदेशी प्रोडक्ट्स आइटम्स का शौक रखते हैं। दिन भर 365 दिन असत्य फॉल्सहुड का सहारा लेकर अपने पद का दुरुपयोग करके मीडिया और कॉर्पोरेट की मदद से अपनी लार्जर देन लाइफ की इमेज या ब्रांड बनाने में व्यस्त रहते हैं, जबकि गांधी जी सत्य का पालन करते थे। ये दिन भर 24 घंटे 365 दिन। एक मुझे याद है यशवंत सिंह जी की कोई वीडियो सुन रहा था, तो दर्शकों उन्होंने यशवंत सिंह जी जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके वाजपेयी जी की सरकार में, उन्होंने कहा था कि जैसे कुछ कहावतें हमारे संस्कृति में बड़ी पॉपुलर हो चुकी हैं, जैसे घर का भेदी लंका ढाए, मतलब वो विभीषण के लिए, अगर आप विभीषण हो आपके परिवार में तो फिर किसी दूसरे बाहर के दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरह से उसमें, और जैसे क्या सत्य बोलने की जब आते तो क्या, जब कोई सत्य ज्यादा बोलता तो कहते हैं क्या राजा हरिश्चंद्र है क्या तू? तो ये राजा हरिश्चंद्र जो है बेसिकली सिंबलाइज थे सत्य के लिए, तो गांधी जी भी इसी तरह के थे। तो उसमें यशवंत सिन्हा जी कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां, दर्शकों ध्यान से, ये मेरे शब्द नहीं है, यशवंत सिन्हा जी के, कि आने वाली पीढ़ियां जब कोई झूठ बोलता हुआ दिखाई देगा, बोले क्या नरेंद्र मोदी है क्या, ऐसा करके लोग कहना शुरू कर देंगे, नई कहावत बनेगी। ये यशवंत सिन्हा जी ने एक प्रोग्राम में कहा था। तो इसका मतलब ये लार्जर देन लाइफ की इमेज या ब्रांड बनाने में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए उनके अंदर सदैव, इसीलिए ये क्या है, हमेशा गुस्से में भटकती तनी रहती हैं, सदैव क्रोध, नफरत, भेदभाव, बदला लेने की भावना, निंदा करना, कटु वचन बोलना, भ्रष्टाचार आदि जैसी अनैतिक आध्यात्मिक बुराइयां हैं। ये स्पिरिचुअलिटी से कोसों दूर है। राग द्वेष घृणा इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। छल कपट चुनावी मैनिपुलेशन से सत्ता पर कब्जा करना इनकी विशेषता है। ये हिंसा और दमन के द्वारा अपने से प्रश्न पूछने वालों की आवाज बंद कराना जानते हैं। ये ना तो संतोषी हैं ना ईश्वर के भक्त, और स्वाध्याय भी इनका जीरो है। आंतरिक शुद्धता पर इनकी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये केवल भक्ति और कर्मकांड का प्रोपोगंडा करना जानते हैं। तो ये संजय जी है। अब सच आता है ये आपके लिए कि भाई गांधी जी का स्वदेशी सक्सेसफुल इसलिए हुआ था कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे। तो ये एक राइटअप है, ये भी देखिए कि उस समय की जरूरत क्या थी गांधी जी का। महात्मा गांधी कॉल्ड स्वदेशी ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। महात्मा गांधी प्रोमोटेड द स्वदेशी मूवमेंट एज ए की स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि आरएसएस के जब मोहन भागवत जी ने इस बात को कहा है, और वो भी 1905 की बात कर रहे हैं, तो भागवत जी को भी मैं बता देता हूं कि मैंने हॉरोस्कोप डिस्कस की है, लेकिन अगले प्रोग्राम में डिटेल में जाऊंगा। मैं सिर्फ एक ब्रीफ बता देता हूं कि आरएसएस का स्वदेशी कॉल और भाजपा का स्वदेशी कॉल मोदी जी का एक फर्जीवाड़ा है, जो कि कभी पूरा नहीं होगा, जिसकी वास्तविक स्थिति भी आज की डेट में ग्लोबल जो रियलिटीज है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो महात्मा गांधी प्रोमोटेड स्वदेशी मूवमेंट एज ए की स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। स्वदेशी आंदोलन का फॉर्मल कॉल उन्होंने सबसे पहले 1905 में बंगाल पार्टीशन के प्रोटेस्ट के समय दिया था, बट गांधी जी सिग्निफिकेंटली एम्पलीफाइड इट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1919 to 1922 and later during the Namak Satyagraha of 1930. He urged people to adopt khadi, hand woven cloth and boycott foreign goods to weaken colonial economic कंट्रोल। वो दरअसल वो अंग्रेजों की इकोनॉमी को वीक करना चाहते थे। अब आज की डेट में आप किसकी इकोनॉमी को वीक करना चाहते हो? भाई मोदी जी का तो फोर्सेबल है ये स्वदेशी प्रेम। संजय जी, जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिए, जिस अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को आप रोज कहते थे कि मेरा मित्र है, उसके लिए जाके प्रचार भी करके आप आए, उसने जब आपको धोखा दिया तो आपका जो वहां से आपको सेटबैक मिला है, तब आपको लगा, और आपकी
फ्लॉड डिप्लोमेसी के कारण आज भारत के पास 50% जो आया। और संजय जी एक जानकारी जल्दी से शेयर कर देता हूं, अभी एक रिपोर्ट आई है 2 लाख करोड़ FIs अभी 2025 में इस सितंबर तक निकाल चुके हैं, 2 लाख करोड़, गूगल पर सर्च करके देख लेंगे। तो आप GST रिलीफ भी दिया तब भी FIs को कोई फर्क नहीं पड़ा, FIs तो आपको थैंक यू वेरी मच कह चुके हैं। तो वो गांधी जी का जो कॉल था वो बेसिकली उसलिए सक्सेसफुल होना था, एक तो उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस था। फॉर गांधी जी स्वदेशी वाज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक पॉलिसी बट ए स्पिरिचुअल फिलॉसफी। इट फोस्टर्ड सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, स्ट्रेंथनिंग द सोल ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड द नेशन। क्योंकि वो अपने देश का उत्पाद और अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे, तो इसलिए वो आध्यात्मिक टच था, सिंप्लिसिटी थी, और गांधी जी ने उसको सादगी और संयम से जिया भी है। स्वदेशी अलाइंड विद गांधी जी प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड रिस्ट्रेंट, जबकि मोदी जी ने उन्होंने इसके लिए सत्य अहिंसा त्याग को अपनाकर सिर्फ एक हैंड वूवन क्लॉथ की धोती पहनने तक अपने आप को सीमित किया। बाय अडॉप्टिंग खादी पीपल वर एनकरेज टू मूव अवे फ्रॉम मेटलिस्टिक कंजम्पशन एंड एम्ब्रेस सिंपलर लाइफस्टाइल। अब मोहन भागवत जी और मोदी जी किस ब्याह पर ये कह सकते हैं? उनके जो जीवन में कथनी और करनी में फर्क है, वो तो सारे विदेशी चीजों को इस्तेमाल करने वाले हैं। मोहन भागवत जी भी इतने सारे कमांडोज लेकर के चल रहे हैं, इतना बढ़िया लग्जरियस उनका RSS का दफ्तर बन गया, तो उनकी कॉल लोगों को अट्रैक्ट नहीं करे कि हिपोक्रेसी नजर आ रही है। सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस, द स्वदेशी मूवमेंट वाज ए नॉन वायलेंट मींस टू रेसिस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एम्बॉडिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड मोरल इंटीग्रिटी। और सोशल सिग्निफिकेंस भी था इसके जरिए, प्रोमोटेड लोकल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, boosting the rural and local economy, providing employment opportunities, national unity का भी सिंबल था ये उनका आंदोलन। द मूवमेंट एट द टाइम यूनाइटेड डाइवर्स कम्युनिटीज, जबकि हमारे यहाँ देखिए उस समय के आंदोलन ने सारी डाइवर्स कम्युनिटीज को एक किया था, यूनिफाई किया था। हमारे यहाँ तो आप आई लव मोहम्मद के नाम पर ही बांट रहे हो, तो आप अपने देश को बांट कर चलो फिर कर। राजीव जी, और मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ क्योंकि समय आज हम लोगों ने खूब ले लिया, घंटा हो गया, तो आप संक्षिप्त में आप मुझे तो बस तो इसीलिए आज मैं आपको अगले प्रोग्राम में जरूर इस बात को बताऊंगा कि जो मैंने ये हॉरोस्कोप जो डिस्कस की है, इसमें मुझे इंडिया का हॉरोस्कोप, बीजेपी का हॉरोस्कोप, RSS के हॉरोस्कोप से कोई दूर दूर तक संकेत नजर नहीं आता। ना तो भारत की कुंडली अलाउ करती है, ना RSS की कुंडली अलाउ करती है, ना बीजेपी की कुंडली अलाउ करती है। कोई स्वदेशी मूवमेंट हमारे यहाँ सफल नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही चलते चलते हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, श्री गुरुचंद सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम। जय। बहुत शुक्रिया राजीव जी। तो राजीव जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।